नमस्ते। आज एक बहुत चर्चित खबर उत्तर प्रदेश में है कि पूरे भारतवर्ष में इस पर चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अचानक ब्राह्मण पूजन क्यों शुरू हो गया। जबकि अभी तक कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आ रही थी, ब्राह्मणों को बाहरी बता दिया गया था, तो ब्राह्मण भारत छोड़ो और तमाम नारे लगाए जा रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया, इसके तह में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लें। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कभी बेहद समझे जाने वाले समुदाय में से एक थे और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सत्ता के संचालन के केंद्र बिंदु रहे और यहाँ तक कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें सबसे अधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए। लेकिन आज ये समुदाय बेहद कंगाल स्थिति में है। मुसलमानों को रिझाने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां चाहेंगे, क्योंकि वो बल्क में वोट मिलते हैं। वोटों की फसल काटने के लिए सारे दल ने जो आजमाइश की, भाजपा इसका अपवाद हो सकती है। लेकिन अगर पिछली 3 सरकारों पर हम निगाह डालें, योगी की सरकार, इसमें आज ब्राह्मण विधायकों की संख्या 44 है, 44। और सपा और बसपा में भी एक एक विधायक ब्राह्मण है, तो कुल विधानसभा में विधायकों की संख्या 46 है। 2012 में जब इस अखिलेश यादव की सरकार बनी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी 21 ब्राह्मण विधायक थे उनके पास। 2007 में बहन मायावती की जो सरकार बनी, उसमें भी उनके पास 41 विधायक थे। तो इन 3 सरकारों को बनाने में ब्राह्मण वोटों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए है क्योंकि लोग मुस्लिम वोटों के पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या उपक्रम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो जिसका प्रयोग बहन जी ने किया था 2007 में, और इसके बाद धीरे धीरे वोटों का ये खजाना और और लोगों की निगाह पड़ रही है। हम लोग बात कर रहे थे इस ब्राह्मण समुदाय की, ब्राह्मणों की स्थिति की बात कर रहे थे कि स्थिति बहुत खराब है। इसमें जो कुल समुदाय के 80% लोग गरीब हैं और कुल समुदाय के 50% लोग, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, 50%, आधे लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति है ब्राह्मण समुदाय की। हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा था कि किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर में गरीब ब्राह्मण ही रहते हैं। 80% जनसंख्या जो गरीबों वाली है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। और गरीबी की रेखा के नीचे उसकी आप कल्पना करिए, 50% जनसंख्या की समुदाय की अगर हो, बहुत बड़ी बात है। कभी समाज का मार्गदर्शन करने वाली लोग, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग, जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाता था, अपनी श्रेष्ठता का उपक्रम बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठता दिखावे के लिए सही बनाए रखने के लिए लाख जतन कर रहे हैं। लेकिन कैसे? महाभारत के जिस समय युद्ध हुआ, उसमें इतनी जनहानि हुई। जो धर्म कर्म विश्वास रखते थे उनके घर के लोग भी मारे गए, जो नहीं विश्वास करते थे उनके भी लोग मारे गए। तो लोगों में धारणा ये हो गई कि जब सबके साथ में ये हाल होना ही है, तो फिर धर्म कर्म क्यों किया जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और उस शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाए गए कि कैसे उनको सनातन धर्म की रक्षा करनी है, क्या क्या करना है। कुछ लोगों से कहा गया कि वो अपने आप को समर्पित कर दें सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के कामकाज के लिए। और एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें शामिल हो गया इस अभियान में। उनके लिए आचार संहिता ये थी कि वो हल्की मूठ नहीं पकड़ेंगे, यानी कृषि कर्म से दूर रहेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, कहीं नौकरी नहीं करेंगे। यानी
वो कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि धार्मिक शिक्षा देंगे, धर्म कर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और कर्मकांड करेंगे। उससे होने वाली जो थोड़ी बहुत दक्षिणा होगी, सिर्फ उससे वो भरण यापन के लिए होगी, उससे अपना काम चलाएंगे। ये हजारों वर्षों से ये चीज चल रही थी। अभी भी आज भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे खेती नहीं होती, व्यापार नहीं होता, नौकरी नहीं है, वो सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण है। कुछ मंदिरों से जुड़े हुए कोई लोग हैं, कुछ लोग कथा भागवत और विभिन्न धार्मिक उपक्रम कराते हैं, उनके पास खेती नहीं, मुंह में है लोग। अब स्थिति ये है महाभारत की बात वाली, आज भी लोग कर्म कांड करना बंद कर दे रहे हैं। जो लोग करवाते भी हैं वो दक्षिणा देने में बहुत संकोच करते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया पर और हर जगह ये बात फैलाई जाती है कि ये ब्राह्मण लालची होते हैं, लूटते हैं। इससे भी लोग बहुत आहत होते हैं और स्वयं ही ये सब काम से हट रहे हैं, लोग करना नहीं चाहते इसको। तो इन परिवारों के सामने आजकल जीविका की बहुत बड़ी समस्या है। और जब उनके पास कुछ है नहीं, अपना व्यापार नहीं, नौकरी नहीं, तो क्या करेंगे? इन परिवारों के शिक्षित, अर्ध शिक्षित और अशिक्षित आप कह सकते हैं जो युवा वर्ग है, ये अपने घर से बाहर जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और इन घर की महिलाएं दूसरे घरों में झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन साफ करने में काम करती हैं। वैसे तो लोग कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा वर्ग जिसे समाज के पथ प्रदर्शन की, मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई हो, और वो अपनी जीविका के लिए ही भटके, अपने मुख्य कार्य को छोड़कर सिर्फ जीवन यापन के लिए इस तरीके से कार्य करने लग जाएगा, तो फिर ये पथ प्रदर्शन का काम, मार्गदर्शन का काम, सनातन धर्म की रक्षा का काम कौन करेगा? और फिर जो आज समस्याएं आ रही हैं धर्मांतरण में, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि हमारा धर्म से जुड़ाव भी धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है। खैर, ये इस पे कोई बहुत, आज की पीढ़ी भी और बढ़ते इस युग में कोई शायद ही इस पर ध्यान दे। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों महत्व क्यों बढ़ गया है। तो हमने देखा कि इनकी जनसंख्या पूरे प्रदेश में 10% से अधिक है। 60 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 13 से 14% इनकी जनसंख्या है। 30 विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हैं, बल्कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या इनकी 14-15% से ज्यादा है। विधानसभा की 30-35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इनकी जनसंख्या 20% है। तो स्वाभाविक है कि बिना इनके जीत हार में, मतलब इनकी बहुत निर्णायक भूमिका होती है, इसलिए इनका महत्व बढ़ गया है। अगर जैसा हमने अभी बताया, पिछले 3 सरकारों में इनकी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। योगी जी की जो सरकार है, जो भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी संख्या 44 है ब्राह्मण समुदाय से। टोटल विधानसभा में 46 ब्राह्मण विधायक हैं। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि सारी पार्टियां इन ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कोई इशू नहीं। इशू ये है, आज ये जरूरत क्यों पड़ गई? आज जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि मुस्लिम वोटों की फसल काटने वाले बेसिकली जो दल थे, उनके सामने एक समस्या आ गई है। हैदराबाद से ओवैसी भाईजान वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखने वाले हैं, और जब वो कदम रखेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे इन लोगों का। तो जो पार्टियां प्रभावित होंगी, उन पार्टियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और इसलिए वो पार्टियां चाहती हैं कि हमारा जो नुकसान इधर हो रहा है उसकी भरपाई हम कहीं ना कहीं से करें, नई जगह से करें। तो इसमें अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग लोग रोल निर्वाह कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि अ, इनकी हालत बहुत खराब है। एक विद्वान पुरुष ने ये प्रश्न किया कि जब मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने इस समुदाय के लिए कोई कुछ क्यों नहीं किया? सही बात है।
इसमें मेरा तो सिर्फ ये कहना हो सकता है कि या तो ये जो मुख्यमंत्री हुए हैं या तो इतने ब्रॉड माइंडेड थे, जातिवादी से बिल्कुल ऊपर उठ चुके थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं उनको डर लगा हो कि उनके जातिवादी होने का ठिकाना लग जाए, इसलिए दूर रहे हों। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और शायद अगड़ों, पिछड़ों, आरक्षण और सवर्ण, इन सब के चक्कर में ये समुदाय पिस गया है और इनकी हालत जितनी आप कहीं भी जाकर दें, जितनी आपको पता चलेगी, उससे कहीं ज़्यादा खराब है। लेकिन हम देखते हैं कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस समय क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस ब्राह्मण समुदाय के वोट पाने के लिए। सबसे पहला जो काम शुरू किया है, इसको कंपटीशन को जो अंजाम दिया है, वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने किया है। और उसकी वजह है कि उनको 2007 में सफलता मिली और वो ब्राह्मण मतों से मिली। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसमें दलित और ब्राह्मण गठजोड़ जो किया था, उसकी सफलता वो दोहराना चाहते हैं, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। उस समय भी उनके जो बहुत निकट सहयोगी विश्वस्त हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, वो उनके वकील भी हुआ करते थे। बहुत सारे मुकदमे मायावती के चलते थे, उन मुकदमों को लड़ते लड़ते बहुत करीब हो गए और उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली और एक ब्राह्मणों के नेता हो गए। 2007 में उन्होंने मेहनत की, बहुत सारी ब्राह्मण सम्मेलन किए, ब्राह्मणों को जोड़ा, उनको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ में हैं, और उन्होंने एक बार आजमाने की कोशिश की और बसपा को वोट दिया, बसपा की सरकार बन गई। लेकिन अब इनका बैकग्राउंड क्या है? बसपा का बैकग्राउंड है तिलक, तराजू और तलवार। इस नारे से उपजी है बहुजन समाज पार्टी, और इस नारे ने समाज में इतनी उथल पुथल कर दी थी, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी थी, जो आज तक भरी नहीं जा सकी है। इतना करने के बाद भी इसका मकसद था अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करना, जैसा ज्यादातर दल करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में कभी भी नहीं आ पाई कि वह अपने बलबूते सरकार बना सकती। तो फिर गठबंधन का जमाना आया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सामने समस्या ये थी कि जब सवर्णों को आप तिलक तराजू की बात करेंगे, तो कांग्रेस से भी गठबंधन इनका संभव नहीं था, भाजपा से भी असहज था संभव, तो क्या कहा जाए, लेते तो एक ही पार्टी बचती थी, वो थी समाजवादी पार्टी, जिनसे इनका गठबंधन हो सकता था। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में समस्या ये थी, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, वही अत्याचार करता है दलितों पर। तो वहां भी इनके वोटर सहज नहीं थे। जब इनके वोटर सहज नहीं है, तो मायावती सहज कैसे हो सकती हैं? इसलिए वहां भी समस्या थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, और 1992 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, और राम मंदिर से बाबरी मस्जिद का अतिक्रमण हटा दिया गया। मैं इस पर ध्यान दीजिए, मैं अतिक्रमण कहता हूं। जो लोग कहते हैं बाबरी ढांचा ढा दिया गया, वो उचित नहीं है। राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का अतिक्रमण हटा दिया गया था। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पूरा देश राममय हो रहा था, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भगवा लहर चल रही थी। उस समय इन दोनों दलों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए या भाजपा को रोकने के लिए समझौता किया, चुनावी गठबंधन किया, और शेर बकरी ने एक घाट पानी पिया, भाजपा को रोक दिया। ये लोग सत्ता में आ गए, और सत्ता पाने के बाद इतना खुश हो गए, उनको लगा कि इन्होंने क्या कर दिया है। उस समय एक नारा निकला, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गई जय श्री राम। लेकिन ये रिश्ता, जो विरोधाभासी धरातलों पर खड़े हुए दो दलों का रिश्ता था, ये बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं सका, और इसकी परिणति गेस्ट हाउस कांड के रूप में हुई। ये भी एक संयोग ही कहा जाएगा कि गेस्ट हाउस में भी, जहां मायावती की अस्मिता दांव पर लग गई, अस्मिता के लिए संकट खड़ा हो गया, और यही नहीं, उनके प्राणों का भी संकट खड़ा हो गया, वहां पर भी उनकी जान बचाने वाले, उनकी रक्षा करने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। और वो ब्राह्मण थे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो उस समय फर्रुखाबाद से भाजपा के विधायक थे। इसके बाद मायावती बहुत प्रभावित हुई, और उनका गठबंधन भाजपा से भी हुआ। इनकी सरकार बनी,
6 महीने की मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन मायावती जी की जब बचपन में हम लोग करते थे, पहले बैटिंग कर ली और उसके बाद विकेट समेट लिए कि नहीं खेल खत्म। मायावती जी की भी यही आदत है कि वो 6 महीने की बैटिंग कर ली, इसके बाद में खेल खत्म। तो ऐसी आदत के कारण इनकी किसी भी दल से पटरी नहीं मिल पाई। लेकिन 2007 में कालांतर में जो सतीश चंद्र मिश्रा ने किरदार निभाया, उसके कारण, जो ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के कारण इनकी अपने दम पर सरकार बन गई। और ये सोशल इंजीनियरिंग इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत विधिवत इसमें सतीश चंद्र मिश्रा ने रियली बहुत मेहनत की। उस समय की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग हैं। आज हाथी जनेऊ से बंधने को बरकरार है, हाथी जनेऊ से बंधने को बरकरार है, बेकरार है। उस समय भी ये बेकरारी थी, लेकिन और नारा भी दिया गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इतना मनमोहक नारा था। चुनावी जीत के बाद जनेऊधारियों को हाथी की पूंछ से बांध दिया गया। पूरे 5 साल इन जनेऊधारियों में से कुछ एक को सत्ता में साझेदारी मिली। सतीश मिश्रा उनमें एक थे और बहुत बड़े गेनर थे, स्वाभाविक भी था। और पूरे समुदाय को कुछ मिला हो, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए पूरे 5 साल SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमे झेलते रहे ये जनेऊधारी। और इसके बाद में 2012 में दोबारा चुनाव आने पर वो साइकिल पे सवार हो गए, चुपचाप निकल लिए। इसके बाद में 2012 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर इस ब्राह्मण समुदाय का जो अनुभव है बहुत ज्यादा खराब रहा, मायावती से भी ज्यादा खराब रहा। क्योंकि उस समय तो सिर्फ SC/ST के फर्जी मुकदमे लगते थे। इस शासनकाल में तो दंगा फसाद झगड़ा झंझट, मुस्लिमों को हर कुछ करने की छूट थी। सारा काम, सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपया निवेश किया जा रहा था सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए। चाहे वो कब्रिस्तान की चार दीवारी बनवानी हो, हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए। मदरसों को दान देना हो, कुछ भी करना हो, बहुत सारा कुछ किया गया और उनको सब कुछ करने की छूट थी। अगर किसी केस में एक पक्ष, एक समुदाय विशेष है, तो आपकी सुनवाई पुलिस नहीं करेगी। तो उनको मालूम है कि उनके ऊपर डांट पड़ेगी, कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए स्थितियां इतनी खराब हुई कि ये जो जनेऊधारी हैं, ये 2017 में पूरी तरह से निकल गए। वैसे निकलना शुरू हो गया था 2014 में ही। उन्होंने मोदी जी के आह्वान पर भाजपा को वोट दिया और 2017 में पूरी तरीके से दूसरे दलों से किनारा कर लिया और भाजपा को वोट दिया। और इसी कारण वर्तमान विधानसभा में भाजपा के पास 44 ब्राह्मण विधायक हैं। अब अगर हम इनके 10 साल के कार्यकाल का देखें, मायावती का 5 साल और 5 साल अखिलेश यादव का, इन दोनों दलों के पास ऐसा बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। एक दल बताता है कि उन्होंने परशुराम जयंती पर राज्य में अवकाश घोषित कर दिया। दूसरा दल बताता है कि उन्होंने जनेश्वर मिश्र के नाम पर लखनऊ में पार्क बना दिया। देखिए कितनी राजनीतिक विडंबना है। एक ऐसा बड़ा समुदाय जिसके 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए आप ये झुंझुना दिखाकर आप बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं। ये भी कोई योजनाएं हैं गिनाने के लिए? और किसी समुदाय का जीवन सुधारने के लिए कोई योजना है ये? खैर, अपने हर भाषण में मनुवादी विचारधारा और इससे शुरू कर दी थी मायावती जी। आज वो कह रही हैं, ये तो कभी कहा नहीं गया, ये तो लोग बसपा को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, नहीं कह रहे होंगे। वो समझती हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लोग भूल जाएंगे और भूल चुके हैं, लोग भूल चुके हैं। लेकिन इस कड़वी सच्चाई, उसकी छाया से पीछा छुड़ाने के लिए मायावती जी ने एक प्रोग्राम बनाया है, जो मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। उस कार्यक्रम का नाम है पंडित जी प्रणाम। ये कार्यक्रम का नाम है पंडित जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है। ये बसपा के कार्यकर्ता इस पंडित जी प्रणाम कार्यक्रम को सभी 75 जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में
और सभी गांव जहां कहीं भी इनकी समितियां हैं वहां तक इसको ले जाएंगे, स्थानीय ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल गुडी गुडी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हो सकता है इसका प्रभाव पड़े, ये देखने की बात है, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण सम्मान का बहुत भूखा होता है, भूखा रह लेगा लेकिन सम्मान के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हो सकता है इसका फर्क पड़े, लेकिन वही सतीश चंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने 5 साल बसपा शासन में भी रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनकी बहनें भी सरकार में किसी न किसी पद पर रही। अब तो उनकी एक बहन भी पार्टी छोड़कर, बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। उनके पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या किया, क्या जवाब दें लोगों को। तो फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, वो भाजपा के लिए रामबाण हो गया है। वो एक तरीके से संजीवनी है पूरे राजनीति की, और उसमें सारे राजनीतिक दल घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। कोरोना से योगी सरकार की थोड़ी सी लोगों में आया है, मन में विभ्रम पैदा हुआ है, अदरवाइज मुझे हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। सारे दल घबराए हुए हैं। अब वो उसी राम मंदिर में, राम के नाम में अपनी सहभागिता भी करना चाहते हैं। इसलिए बसपा ने भी अपना प्रोग्राम अयोध्या से शुरू किया, जो प्रबुद्ध सम्मेलन जिसका नाम दिया गया, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन, उसकी शुरुआत अयोध्या से की। अब वो सारे जिलों में होगी, इलाहाबाद, वाराणसी, जो भी ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है वहां पर होगी, और प्रभावी लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। ये तो बहुजन समाज पार्टी की कहानी है। दूसरी जो बिग प्लेयर है, दूसरी बड़ी पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। जैसा मैंने बताया कि 2007 में मायावती के साथ देकर 2012 में साइकिल की सवारी करने वाले ये जनेऊधारी वहां भी खुश नहीं रहे। और लेकिन 2012 में जो अखिलेश यादव की सरकार बनी, उसमें ब्राह्मणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि उनके साथ में कोई महत्वपूर्ण उनके लिए किया गया हो समुदाय के लिए, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी में जो इतिहास रहा है, वे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने में बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि जो लोगों को रुचिकर भी नहीं लगता आजकल। लेकिन फिर भी जो भी कुछ किया हो, उनके सरकार में भी 21 ब्राह्मण विधायक थे और उनकी सरकार चली। लेकिन सरकार चलते समय भी इनको कोई बहुत समुदाय के लिए नहीं किया जा सका। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का झुकाव हमेशा से मुसलमानों की तरफ रहा है। खासतौर से जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो उस समय अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था मुलायम सिंह ने। अयोध्या रक्त रंजित हो गई थी, हजारों हजार कार सेवक लहूलुहान हो गए थे, बहुत से मारे गए थे, बहुत से घायल हुए थे। लोग बताते हैं कि अयोध्या की गलियों में खून की धारा था। तब से उन पर एक ठप्पा लग गया है कि ये मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है, और मुलायम सिंह का नाम भी मुल्ला मुलायम कर दिया गया था, जिससे हालांकि वो खुश होते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, मुल्ला मुलायम कहने से कम मुस्लिम वोट तो मिलेगा आपको। लेकिन अखिलेश यादव जो आज के पढ़े लिखे युवा हैं, वो चाहते, उनको इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री कुर्सी मिल गई, वो चाहते तो अपनी एक अलग छवि का निर्माण कर सकते थे, और उस छवि के सहारे इतना लंबा राजनीतिक उनका जीवन था, बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को उस छवि से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया, और जो यथास्थिति ही नहीं स्वीकार की, उनके परिवारीजन और एक आध पार्टीजन उनकी पूरी कार्यप्रणाली पर हावी रहे। इसलिए उनके कार्यकाल में कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं। 4 मुख्यमंत्री में मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल, आजम खान और आधे स्वयं अखिलेश। आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव का कंट्रीब्यूशन उनकी सरकार में कितना था। इसलिए अगर ये कहा जाए कि नहीं, वो उनका अनुभवहीन थे, अपरिपक्व थे, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी होती है, अपने अनुभवों से सीखना होता है, और अपनी परिपक्वता अनुभव के आधार पर ही आती है। लेकिन शायद उन्होंने अपने पार्टी को अतीत के जो इमेज बनी हुई थी, जो छवि थी, उसे निकालने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अखिलेश यादव का पूरा कार्यकाल प्रशासनिक अक्षमता का कार्यकाल कहा जाता है। बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें आजकल भी उधर से इधर घूम रही हैं। कितने लोग जेल में हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक समझ में नहीं आया है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो।
वो सभी में हो रहा है, लेकिन खैर बात हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय की कर रहे हैं। लेकिन उसके कंटेक्स्ट में आप देखिए, जो आजम खान थे, जौहर विश्वविद्यालय बनाने में सारे नियम कानून कायदे उन्होंने ताक पर रखे, और आजम खान की भैंस घूमने का काम भी पुलिस करती थी, लेकिन अगर पुलिस के पास कोई साधारण व्यक्ति जाता था तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। ये हाल हो गया था। स्वाभाविक है कि इस तरह की सरकारें, भले ही लोग भूल जाएं, दोबारा वोट करें, लेकिन लंबा जीवन इनका नहीं हो सकता है। सरकार चली गई। पूरे कोरोना संक्रमण काल में, पूरे महामारी के दौरान भी हमने देखा कैसे इस पार्टी का चाल चलन रहा, कैसे अखिलेश यादव का बर्ताव रहा। उनके अपने घर के जो झगड़े झंझट हैं वो तो अपनी जगह हैं। उसमें पिछली बार भी एक नारा दिया गया था, जो अपने बाप का नहीं वो आपका नहीं। कितना सच्चाई है क्या अलग चीज है, लेकिन उससे आज भी पता चलता है कि वो अखिलेश यादव ने जैसे अपने कार्यकाल में अपने आप को अपरिपक्व और अनुभवहीन साबित होने दिया, कोई प्रयास ही नहीं किया उस समय इसको तोड़ने के लिए, और ये आज भी अनवरत जारी है। अब उनके पास आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, बसपा के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने, अखिलेश यादव ने एक नया पासा फेंका है, और ठीक है, चुनावी वादे ऐसे होते हैं, ये चुनाव से पहले वायदे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भगवान परशुराम की लखनऊ में 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाएंगे, और सारे जिलों में, सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। तो इससे क्या भला होगा इस समुदाय का? बस जो समुदाय 50% गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है, उसको तो जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं बनाइए। इसमें छोटा सा रेफरेंस देना चाहेंगे कि वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयाग का आप उदाहरण ले लीजिए। वाराणसी किसी भी घाट पर जाइए, वहां पे जो पंडे रहते हैं, किसी समय उनको कहीं से लाके बसाया गया था, उनके पास बहुत काम था। आज वो पंडे ब्राह्मण हैं, उनके पास पूरे दिन में इतना भी पैसा नहीं आता है कि वो एक आदमी एक समय भोजन कर सके। गंगा के घाट पर जो आपको चंदन लगाते हैं, आपको विभिन्न सुविधाएं देते हैं, आपके लिए संकल्प करवाते हैं, वो एक समय था जिस समय ये व्यवस्था बनाई गई थी। धर्म कर्म कर्म कांड से जोड़ने का एक उपक्रम था। आज एक आदमी, उस आदमी के पीछे परिवार भी है, तो एक आदमी एक समय भी खाना नहीं खा सकता जितना पैसा उसके पास है। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप हर जिले में, 75 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति बनाकर क्या करेंगे? लेकिन ठीक है, जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो मायावती जी का तो मूर्ति प्रेम जग जाहिर है। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी कि भाई अखिलेश यादव 108 फीट की मूर्ति बनवाने वाले हैं भगवान प्रशांत की। तो उन्होंने घोषणा की, दो इनकी जो बात हुई थी उसके 2 घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने घोषणा की कि हम उससे भी बड़ी मूर्ति बनवाएंगे, और पार्क और अस्पताल इन सब के नाम भी परशुराम के नाम पर कर देंगे। तो ये मूर्तिवार हो गया, मूर्ति युद्ध छिड़ गया, ये कंपटीशन हो गया है परशुराम की मूर्ति कौन कितनी बड़ी बनवाएगा, कितने जिलों में बनवाएगा, कहाँ का उनका नाम उपयोग करेगा। अरे भाई, आप कुछ करिए, विकास की बात करिए, इस समुदाय के लिए कुछ करना है, वो ठोस बताइए कि क्या करना है। अब तीसरे नंबर की पार्टी आती है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ समय से, कुछ साल से आपने देखा, कांग्रेस का पूरा जोर इस पे है कि गांधी परिवार को कैसे बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण साबित कर दिया जाए। जनेऊधारी, कर्मकांडी, इसलिए उनका गोत्र भी बताया जा रहा है। राहुल तो कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगाते हैं, जो भी कर सकते हैं करते हैं, मंदिर मंदिर परिक्रमा करते हैं। और दूसरी गांधी परिवार की होनहार प्रियंका वाड्रा भी इलाहाबाद में कुंभ में स्नान करती हैं, शंकराचार्य से बात करती हैं, मंदिर मंदिर जाती हैं, और संगम में खड़े होके फोटो खिंचवाती हैं, पत्र पत्रिकाओं में जाती है, यहाँ से लेके वाशिंगटन पोस्ट तक छपती है। और ये सारा जोर इस पर है कि कैसे किसी तरीके से गांधी परिवार को पक्का ब्राह्मण साबित कर दिया जाए। और उसके पीछे विचारधारा है, उस उनकी थ्योरी ये है कि एक बार अगर गांधी परिवार ब्राह्मण सिद्ध कर दिया जाएगा तो फिर किसी और ब्राह्मण की उनको आवश्यकता, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और वैसे सच्चाई ये भी है कि उनके पास कोई ब्राह्मण नेता बचे भी नहीं, एक एक करके सारे ब्राह्मण छिटक गए। अभी हाल ही में आपने देखा कि जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले आए हैं। उनके पास ले देकर प्रमोद तिवारी बचते हैं, उम्र दराज नेता हैं।
जब ज़रूरत थी, जिस समय उनका उपयोग किया जा सकता था, उस समय तो कांग्रेस ने उनको अहमियत नहीं दी। आज उम्र के इस पड़ाव पर उनको आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे उनका? प्रमोद तिवारी भी क्या करेंगे? तो इसलिए कांग्रेस तो इस चक्कर में नहीं पड़ रही है। कांग्रेस का एक और खराब अनुभव ये है, पिछले 2012 के चुनाव में उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उम्र के उस पड़ाव पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब वो जब चुनाव प्रचार में जाती थी, तो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। कई जगह वो गिर गईं। उसमें ख़ैर तमाम जगहज़ाही हुई, ये व्यक्तिगत रूप से कहने की बात नहीं, ये गलती कांग्रेस की थी। उस एक बार जो गलती हो गई, उसको कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती, इसलिए शायद प्रमोद तिवारी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से या और कहीं इस्तेमाल करने से परहेज़ करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये, कांग्रेस का तो कोई आधार प्रदेश में है नहीं, उनको एक अदद गाय की ज़रूरत है। किसी ऐसे राजनीतिक दल की ज़रूरत है, जिसकी वो पूँछ पकड़ लें, तो कुछ भला हो जाए। अदरवाइज़ कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। अब आखिरी में बड़ी पार्टी बनती है भाजपा, जो इसमें सत्तासीन पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और जैसा हमने बताया कि इस समय जो वर्तमान विधानसभा है, उसमें 44 ब्राह्मण विधायक हैं भाजपा के पास, और विधानसभा में कुल 46 ब्राह्मण विधायक हैं। भाजपा को कोई खतरा नहीं था, खतरा सिर्फ ये है कि जो कानपुर का एक बिकरू कांड हुआ था, जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। उस एनकाउंटर के बाद विरोधियों ने, और कई टूल किट मैनेज करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा ये तमाम एक सूचनाएं प्लांट की गई। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आई कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मणों के विरुद्ध है, इसलिए ब्राह्मणों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें बताई। ये सिर्फ भाजपा ही नहीं, इनफैक्ट योगी की छवि को खराब करने का भी एक प्रयास था। और एक बार भाजपा को भी लगा कि शायद ब्राह्मण नाराज है, उसने बहुत सारे अपने आंतरिक सर्वे करवाए होंगे। हालांकि भाजपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए काफी प्रयास किए थे। इस सरकार में दिनेश शर्मा ब्राह्मण है, वो उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये सही है कि दिनेश शर्मा संगठन में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, वो लखनऊ के मेयर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में जो समुदाय पर, जो प्रदेश में अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी, उसमें वो शायद सफल नहीं हो सके। और कहा तो यहाँ यहाँ तक जाता है कि जो विभाग उनको मिला हुआ, उस विभाग में भी अपनी छाप नहीं छोड़ सके। और दूसरी एक खराब चीज, या उसमें दिनेश शर्मा का कोई दोष नहीं है, शर्मा हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है, तो लोगों को ये भी संदेह रहता है कि ब्राह्मण है भी या नहीं है। इवन बहुत से ब्राह्मण वर्ग से भी पूछे तो उनको पता नहीं हुआ कि दिनेश शर्मा ब्राह्मण है। तो इसलिए अगर कोई मिश्रा, तिवारी, दुबे, चतुर्वेदी टाइप का होता तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन हाँ, इनके नाम से कंफ्यूजन होता है जब तक कुछ बताया ना जाए। अब आज की स्थिति ये है कि भाजपा के पास पहले तो बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण थे, बहुत सारे नेता थे। आज अब तो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो गए, रीता बहुगुणा जोशी हैं, हाल फिलहाल में जितिन प्रसाद हो गए, और ये श्रीकांत शर्मा हो गए। ऐसे कई ब्राह्मण चेहरे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसका सभी मंदिरों से, धर्मगुरुओं से बहुत अच्छा संपर्क रहता है। इसलिए हमको लगता है कि वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अपना तालमेल बैठाएँगे, और बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़ा हुआ भी है, ब्राह्मणों से। तो शायद स्थिति अगर ये सँभाल पाए तो अ, जो ब्राह्मणों की नाराज़गी वाली बात है, वो गलत साबित हो सकती है। आज की स्थिति ये है भाजपा के पास कि योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए जो उन्हें ब्राह्मण विरोधी का तमगा दिया गया, सोशल मीडिया पर कहा गया, हालाँकि वो गलत है। उन्होंने भी अ, सफाई दी, और उनके काम इस बात के
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो उनके जातिवादी नहीं है। लेकिन फिर भी समय रहते इस दुष्प्रचार का बहुत ही ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक समापन करना पड़ेगा। अन्यथा ये कहीं न कहीं बातें आज संचार के इस युग में भी गाँव देहात तक बातें पहुँचने में बहुत समय लगता है। जो चीज़ें लोग समझ जाते हैं, जो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, उनको दूर कर पाना थोड़ा-सा समय लग जाता है। इसलिए भाजपा को ये प्रयास करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो सभी दलों का प्रयास ये है कि ब्राह्मणों को लुभाकर सत्ता के संघर्ष में विजयी होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन ब्राह्मण वर्ग समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। आज उसकी आर्थिक स्थिति ज़रूर खराब है, लेकिन मानसिक स्थिति खराब नहीं है। अगर मानसिक स्थिति ठीक है, तो इन लटकों-झटकों से प्रभावित नहीं होगा। इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती। और जो राजनीतिक दल लटके-झटके दिखा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो कोई ठोस कार्ययोजना बताएँ कि क्या करेंगे समाज के लिए? क्या किसी के पास कोई ऐसी सर्वे रिपोर्ट है? क्या किसी ने ऐसा कोई अध्ययन किया है कि समाज की क्या परेशानियाँ हैं? क्या समस्याएँ हैं? और समाज का क्या योगदान है इस समुदाय का पूरे समाज के लिए? और जब ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएँ, लोगों को बताएँ, मेरा ख़्याल है, मेरा विचार है कि उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि हम मूर्ति बना दें, द्वार खड़े कर दें और इससे इस समाज का भला नहीं होगा। तो अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको समय से उपलब्ध हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।